ब्रेकिंग न्यूज, पतंजलि ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से माफी। कहा, I am sorry, Babu. The Supreme Court has come down heavily on the misleading ads by Patanjali. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये माफी दिल से नहीं आ रही है, यू नॉट फीलिंग इट। ना ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। Court rejected his apology and called it a mere lip service. फिर पतंजलि ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया अखबारों में ऐड देकर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स काइंड ऑफ स्मॉल यार, तुम्हारी जो अपोलॉजी है वो छोटी है, अबाउट 4 इंचेस। दे वांट एटलीस्ट 8 इंचेस। साइज मैटर्स। बट भाई मे बी इट हैज अ गुड पर्सनैलिटी। अरे भाई ऐड की बात हो रही है। Court asked the yoga guru if the apologies that they had published in leading newspapers were the same size as the misleading advertisements that were published earlier. पर इस सबके बावजूद भी हमारी मीडिया कहती है, स्पेशली अर्नब गोस्वामी, कि वाई ओनली पतंजलि, बाकी कंपनियां भी तो कर रही हैं। If the threat is that Patanjali misled, and I agree they may have, they should face the courts for it. But problem may germinate in one company, be diagnosed in one company, be symptomatic in one company, but the fact is that there are several other companies, FMCG companies doing all that. हाँ, अर्नब गोस्वामी की बात सही है, बट बाकी कंपनियां FMCG कंपनियां है और वो खाली सामान बनाती है डेली यूज के लिए। बट पतंजलि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी भी है, वो दवाइयां बनाना भी क्लेम करती है। इनफैक्ट पतंजलि का गुनाह इसलिए बड़ा है क्योंकि उसने वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ये क्लेम किया कि उसके पास कोरोना का इलाज है। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है ये। इनफैक्ट ये तक बोल दिया कि ये कोरोनिल साइंटिफिक स्टडीज पर आधारित है और फेक स्टडीज भी दिखा दी। जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं तुझे कैसे पता वो स्टडीज फेक थी या रियल, तू कोई साइंटिस्ट है? वेल, मैं नहीं हूं, पर मैं जानता हूं। Hello friends, welcome back to Sparshcastic. Yes, I'm not Sparsh. My name is Ravi and I'm from this channel, Logical I Am. I have a master's and PhD in sciences और आज इसी साइंस की मदद से हम पतंजलि की सो कॉल्ड साइंटिफिक रिसर्च को डिबंक करेंगे। जेनजी की टर्म्स में कहूँ तो पतंजलि की जो रिसर्च है वो स्ले या स्लैप नहीं, मिड है। बाबा रामदेव पतंजलि के 2 चेहरे हैं। पहला एक हार्मलेस गुरु जो लोगों को फ्री में योगा सिखाता है। दूसरा एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी मास अपील का बहुत मिसयूज किया है, पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए हैं और बहुत पैसे छापे हैं। साथ में वो मार्क ज़करबर्ग से कम नहीं है, क्योंकि ठीक फेसबुक की तरह ही पतंजलि के भी को फाउंडर्स अब उसका पार्ट नहीं है। You better lawyer up, asshole, because I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything. पहले इसकी कहानी शुरू होती है हरिद्वार में, जहाँ पे एक आचार्य रहते थे, आचार्य शंकरादेव, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो चाहते थे उनका आश्रम है कोई और संभाले उनके जाने के बाद। उन्होंने ऑफर किया ये आचार्य करमवीर को। करमवीर कौन थे? ये दोस्त थे बाबा रामदेव और बालकृष्ण के। करमवीर ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, बट रामदेव ने कन्विंस किया कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो ताकि हमें अपना एक बेस और सेंटर मिल जाए, अपनी फार्मेसी चलाने के लिए, योगा सेंटर खोलने के लिए और अपना एक आश्रम चलाने के लिए। तो करमवीर ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बट बाबा तो बाबा हैं। बाबा ने जैसे अपनी पॉपुलैरिटी का मिसयूज करना स्टार्ट किया, पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए और पैसे चार्ज करना स्टार्ट किया लोगों से उन योगा सेशंस के लिए जो पहले फ्री हुआ करते थे। साथ में उन्होंने जब ट्रस्ट के पैसों से, जो उनके नहीं थे, उन्होंने अपने भाई और बहन को एक घर गिफ्ट किया और अपने लिए एक बाइक भी खरीदी। ये सब चीज़ें करमवीर को मंजूर नहीं थी, इसलिए आचार्य शंकरादेव और करमवीर के रिश्ते बाबा रामदेव और बालकृष्ण से खट्टे हो गए और अल्टीमेटली उन्होंने ये सब छोड़ दिया। वियर्डली इनफ 2007 में जो आचार्य शंकरादेव थे सडनली गायब हो जाते हैं। लोग अक्सर इसके लिए भी रामदेव को ब्लेम करते हैं, पर कुछ एविडेंस या प्रूफ नहीं है तो हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। बट इसके साथ साथ 2009 में एक और इंसान जुड़ा होता है बाबा रामदेव से, जो बहुत फेमस हो जाते हैं, राजीव दीक्षित। मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मेरा नाम राजीव दीक्षित है। भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। अब उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी बातों के ऊपर अलग से वीडियो बन सकती है और वहाँ पे अलग से हम लोग डिबंक कर सकते हैं साइंस के थ्रू। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इंसान ये बोलता था कि कभी बाहर का नहीं खाता, कभी भी फॉरेन कंपनीज का ये सब चीज़ें नहीं खाता, अनहेल्दी चीज़ें, पैकेट चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, वो सडनली 47 की एज में हार्ट अटैक से मर जाता है, जो काफ़ी वियर्ड था। और उनकी बॉडी का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं होता है और उनको बहुत जल्दी क्रीमेट किया जाता है। ये भी एक अलग कॉन्स्पिरेसी है। जो लोग बाबा रामदेव से जुड़े हुए थे, या तो उन्हें वो छोड़ चुके हैं, या वो गायब हो चुके हैं, या वो डेड हैं।
एंड अगेन राजीव दीक्षित वाली बात भी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, कोई एविडेंस प्रूफ तो है नहीं, तो उसको मैं कोई बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। पर इतना कुछ होने के बाद भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण की पॉपुलैरिटी घटी तो नहीं, इनफैक्ट और बढ़ी ही। उनकी पावर, उनका पैसा सब कुछ बढ़ा। इसलिए उन्होंने लॉन्च करा अपना पतंजलि ब्रांड और साथ में लॉन्च कर दी पेंडेमिक के पीक पर कोरोनिल, ऐसी दवाई जो दावा करती है कि कोरोना का क्योर कर सकती है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन साइंस ऐसा नहीं कर सकती है। और उस टाइम पे तो कोई वैक्सीन तक भी नहीं आई थी। और यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही उन्हें प्रमोट कर रहे थे। हमारे खुद के हेल्थ मिनिस्टर थे भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोरोनिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में रिसर्च किया है, मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ। बाबा रामदेव ने एलोपैथी की बुराई करना भी स्टार्ट कर दिया था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। कभी डॉक्टर से कुछ बोलना, कभी मॉडर्न मेडिसिन को कुछ बोलना। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? बाबा रामदेव हमेशा से मॉडर्न मेडिसिन को गाली देते आए हैं, पर जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तो अक्सर खुद भी मॉडर्न मेडिसिन का ही सहारा लेते हैं। और ये बात कॉमन है लगभग हर बाबा में। डॉक्टर तो खुद एलोपैथी की दवाई खा के मर गए, कल की खबर है। अरे बाबा जी, आपका वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई? वो क्या है उसमें? हाँ सब नॉर्मल ही है, बस ये थोड़ा ESR बढ़ा हुआ है। क्या? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो डॉक्टर शिरीष। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोनिल एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। उन्होंने साइंटिफिक टेस्ट को पार किया है। आइए उन स्टडीज पे थोड़ा गौर करते हैं रियल साइंटिस्ट के साथ। पतंजलि ने कोरोनिल को WHO अप्रूव्ड बताया। इसको सुनकर WHO ने खुद कहा कि ये हमने कब किया। पतंजलि की रिसर्च स्टडीज़ की बात करें तो किसी भी ह्यूमन ट्रायल का सैंपल साइज होता है सिलेक्टेड पॉपुलेशन का 5 से 10%। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 1 लाख की सिलेक्टेड पॉपुलेशन का सैंपल साइज होना चाहिए 5 से 10,000 पेशेंट्स का। जितना बड़ा और डाइवर्स किसी मेडिकल स्टडी का सैंपल साइज होता है, उस मेडिकल स्टडी का डेटा उतना ही ज़्यादा रिलायबल और सटीक होता है। पतंजलि के केस में ये सैंपल साइज था सिर्फ और सिर्फ 100 पेशेंट्स का, जो बेयर मिनिमम का भी बेयर मिनिमम है। दूसरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन ह्यूमन पेशेंट्स को इस स्टडी में शामिल किया गया था वो मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक थे, यानी उन्हें कोविड के कोई भी लक्षण थे ही नहीं। इसका मतलब ये भी है कि उन्हें कोरोनिल खाने या ना खाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो पतंजलि का क्लेम कि 3 दिन में 69% पेशेंट्स और 7 दिन में 100% पेशेंट्स ठीक हो गए, उसकी वैलिडिटी को चेक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके अलावा किसी पेशेंट का 7th डे किसी और पेशेंट का 10th या 14th डे हो सकता है। इसके अलावा ये स्टडी क्लेम करती है रिजल्ट्स बाय पेशेंट रिपोर्टेड ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्शन, यानी स्टडी का फाइनल आउटकम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के सेटिस्फैक्शन पर ही निर्भर करेगा। और जैसा कि हमने बताया, अगर पेशेंट माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक है तो वो तो ठीक ही फील करेगा। तो मोटा मोटी ये इस रिसर्च से बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि कोरोनिल कोरोना के अगेंस्ट में अकेली साइंस और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थी। इसके अलावा अगर आप पतंजलि की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में आचार्य बालकृष्ण ही एज अ फर्स्ट ऑथर दिखेंगे, यत्र तत्र सर्वत्र। किसी पेपर में फर्स्ट ऑथर होने का अर्थ है कि उस इंसान ने उस रिसर्च में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो क्या हम ये समझें कि पतंजलि में आचार्य बालकृष्ण के अलावा और कोई रिसर्चर है ही नहीं? और अगर अभी भी आपको लगता है कि कोरोनिल कोरोना के अगेंस्ट में एक इफेक्टिव मेडिसिन थी और पतंजलि ने कुछ भी गलत नहीं किया, तो ज़रा फिर से सोचिए और ध्यान से मेरी बातों को दोबारा सुनिए। अपना साइंटिफिक इंटेलेक्ट बढ़ाइए और इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्रेडिबल सोर्सेज से ही लीजिए। थैंक यू। नाउ बैक टू स्पर्श कास्टिंग। खैर आप लोगों को तो पता ही है, आयुर्वेद से कोई साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं। अरे आचार्य जी, हमारे सारे पेशेंट्स मर गए हमारी आयुर्वेदिक दवाई पर। हाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो कोई एलोपैथी दवाई तो ले रहे होंगे? हाँ पैरासिटामोल तो दी थी 1-2। हाँ वही दिक्कत थी, देखिए आपने, पैरासिटामोल की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं, एलोपैथी दवाई की वजह से लाखों लोग हर रोज। पर अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब क्या हो रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी वाट क्यों लगा रखी पतंजलि की? वेल लास्ट ईयर पतंजलि ने एड निकाली जहां पे वो मेडिसिन को बुरी तरीके से बदनाम करना चाह रही थी और कहना चाह रही थी कि कोई इलाज है ही नहीं इनके पास, सारा इलाज तो हम आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास है। और इसी एड की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट को कि क्या कर रहे हैं ये देश को गुमराह कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट है। हमारे यहाँ पे एक्ट है 1954 में आया हुआ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसके अकॉर्डिंग अब 54 बीमारियां ऐसी जिनका कोई इलाज नहीं है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, एड्स, अस्थमा, इनकी आप एड्स नहीं चला सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप ये सब ठीक कर सकते हो। उन्होंने इसको वायलेट किया तो फिर पतंजलि ने कहा सॉरी 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 सॉरी, हम ऐसा आगे नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है सुप्रीम कोर्ट सॉरी, हम ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसी कोई एडवर्टाइज नहीं छपेगी। और अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस ऑर्डर को वायलेट कर दिया। प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे, डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ। और पता ये इनफ नहीं था, इससे कुछ दिनों बाद एक और ऐड छप गई पतंजलि की, सेम ये क्लेम करते हुए कि वो बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा पहले तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, अब तुमने सेम गलती दोबारा रिपीट करी, पागल समझा हुआ है, कोर्ट में आओ, अपॉलॉजी मांगो। वेल यहाँ पे बालकृष्ण ने बोल दिया अरे गलती हो गई यार, कि यार हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को नहीं पता था ना, जो ऐड चलाता है ऐसे उसको नहीं पता था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, खाली हमें पता था। आचार्य बालकृष्ण हमेशा क्लेम करते हैं और अपनी बात से पलट जाते हैं। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। क्या कमाल की गैस लाइटिंग है भाई साहब। भाई पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट डेट कर रहे हैं क्या? नहीं यार। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप एक पब्लिक अपॉलॉजी दीजिए अखबारों में, तो पतंजलि ने दी छोटी सी एक एड, बहुत छोटी सी कॉर्नर में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पकड़ लिया, अरे ऐसे कैसे, तुम्हारी एड का साइज जो होता है इतनी पूरी पेज की तुम एड छापते हो जब तुम्हें क्लेम करने होते हैं, अपॉलॉजी इतनी सी, पूरा पेज अपॉलॉजी चाहिए। और पतंजलि ने फिर ये किया भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई उत्तराखंड सरकार को भी कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे अंडर से मैन्युफैक्चर हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो अब जाके तो उत्तराखंड सरकार ने इनके 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ पतंजलि नहीं, हम सारी की सारी एफएमसीजी कंपनी को पकड़ेंगे जो भी ऐसी फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रही है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आईएमए को भी बोला, जो डॉक्टर्स मैल प्रैक्टिस करते हैं ना, कभी महंगी दवाई लिख दी, कभी कुछ कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। तो सबको वार्न कर दिया, सबको डांट लगा दी। बट फिर भी जब ऐसी वीडियोस आती है पतंजलि के ऊपर, न्यूज आती है, उस न्यूज के कमेंट्स में ये सब भरा होता है, अरे सुप्रीम कोर्ट तो बायस है, ये सब आयुर्वेद को निशाना बना रहे हैं, ये सब एंटी हिंदू है, ये सब एंटी इंडिया है। हाँ समझाता हूं। पहली बात तो ये, पतंजलि एक एफएमसीजी कंपनी है बट वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाती हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है बाकी नेस्ले और बाकी कंपनियों से। पतंजलि क्लेम करती है बीमारियों को ठीक करना, कभी यूनिलीवर ये नहीं आई होगी कि बीमारियां ठीक कर देगी, पीएनजी ने कभी नहीं कहा बीमारियां ठीक कर दूंगी, पर ऐसा नहीं है, बाकी लोगों के एक्शन नहीं लिया जाता। जब नेस्ले की मैगी में खराबी आई थी उसके लिए भी एक्शन लिया गया था ना। तो अभी भी ये केस ऑनगोइंग है सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि के बीच में। इसके जो भी अपडेट्स होंगे मैं इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आपको बता दूंगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और आप चेक कर सकते हो लॉजिकल आई एम का यूट्यूब चैनल, जिन्होंने इस वीडियो में मेरे साथ कोलैब किया है। अमेजिंग साइंटिस्ट, अमेजिंग पर्सन, इनका रैशनल कंटेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, प्लीज उनको जाकर सब्सक्राइब करें, उनको जाकर फॉलो करें। सो यस गाइस, फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बहुत ओवरवेलमिंगली खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लग गया यहाँ तक पहुँचने में, और सब लोग आपकी वजह, सब कुछ आपकी वजह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू सो मच ऑल माय व्यूअर्स। इसी के साथ एक बहुत अच्छे ऑप्शंस खुल चुके हैं सपोर्ट करने के, आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, आप मुझे कर सकते हो बाय मी अ कॉफी पे डोनेट, आप मुझे डायरेक्ट यूपीआई कर सकते हो, और कुछ दिनों बाद मेंबरशिप भी मैं चालू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, डोनेट करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस को कंटिन्यू रख सकूँ, क्योंकि यही मेरा इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी यही काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है। उसके अलावा आई नो अगेन गाइज, वीडियो फिर से लेट है, आई नो। पहले मैं थोड़ा मेंटली बीमार था, अब मैं थोड़ा फिजिकली बीमार हो गया हूँ, लिटरली गोलियाँ खा के मैं शूट कर रहा हूँ वीडियोस, ठीक है। मैं बहुत दिमाग चल रहा था कुछ दिनों से, और दोनों ही मेंटल फिजिकल है, दोनों खराब चल रही है, ठीक है। डोंट वरी, रिकवरिंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो होपफुली उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी से रेगुलर वीडियोज़ बनाया करेंगे। पर इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे सपोर्ट करें। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें और लॉजिकल आई एम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। Baba, I like the way you bend. Really, Justice? But can you bend your rules for me? Only if you teach me how to.